हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। लास्ट टाइम हमने बिजनेस लॉज का टॉपिक टच किया था और उसमें हमने ब्रशअप किया था रिगार्डिंग सेल्स ऑफ गुड एक्ट। आज हम करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो होता है, इट इज रिलेटेड टू ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स जिनको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है, अभी मेरे पास है, मैंने किसी वाई पर्सन को दे दिया तो कंप्लीटली और इजीली इसके पास चला जाएगा। मींस मैंने पेमेंट लेनी थी उस डॉक्यूमेंट पे, अब जब मैंने उसको वाई को दे दिया तो वही पेमेंट जो है वाई जाके ले सकता है। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। और ये सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर डिफाइंड है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो 1881 में बना था। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, कौन से जो हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन से जो वो नहीं होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और फर्दर कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज और जो प्रॉमिसरी नोट होते हैं या जो बेसिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय यूसेज और कस्टम। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो होते हैं वो यूसेज से भी आप उनको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, कस्टम से भी कर सकते हैं, स्टैच्यूट से भी कर सकते हैं, स्टैच्यूट मींस बाय लॉ भी कर सकते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कस्टम से डिफाइंड होते हैं कि यूसेज के अकॉर्डिंग जिनको हम डिफाइन करते हैं वो कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। पहला एग्जांपल शेयर वारंट्स, दूसरा मनी ऑर्डर्स, तीसरा इंदिरा विकास पत्र, तीन दिए हुए हैं और फिर बोला ए एंड सी। मनी ऑर्डर्स अब तो खैर होते नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया है तो अब तो मनी ऑर्डर्स का कोई ज़्यादा यूज़ है ही नहीं, बिकॉज जीपे, फोन पे, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्टली जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी है। तो मनी ऑर्डर्स का अभी तो रेफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ जब तक मनी ऑर्डर्स थे तब क्या ये मनी ऑर्डर जो है, क्योंकि आप मनी ऑर्डर भेजते हैं किसी को, बाय पोस्ट ऑफिस जाता था, मे भी आपको मालूम ना हो तो बताता हूँ। पोस्ट ऑफिस में आप पैसे जमा करा देते थे और वो पैसे जो है बाय पोस्टमैन जिसको भी आप चाहते थे वो उसको जाके डिलीवर हो जाता था, उसको मनी ऑर्डर कहते थे। इंदिरा विकास पत्र, शेयर वारंट्स, इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बाय कस्टम से, यूसेज के बेसिस पे। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें। तो आपका ये जो मनी ऑर्डर है इसको हम नहीं कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बाकी जो दो बचे, शेयर वारंट और इंदिरा विकास पत्र, ये दोनों जो हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं बाय कस्टम और यूसेज। ठीक है, तो ए और सी आपका आंसर है, ए और सी बोथ। और इसके अलावा कुछ और भी हैं, पोर्ट ट्रस्ट डिवेंचर्स, ठीक है, हो गए। इंदिरा विकास पत्र, गवर्नमेंट का कोई प्रॉमिसरी नोट है, ट्रेजरी बिल है, हुंडई है, और आपकी बैंकर्स ड्राफ्ट है, ये सारे के सारे क्या हैं, बाय यूसेज इनको हम कहते हैं कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बाय अ कस्टम, मतलब रिवाज चला आ रहा है, या उनकी यूसेज जिस तरीके से वो यूज किए जाते हैं, पैटर्न है, उसके हिसाब से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काउंट होते हैं। अब नेक्स्ट आपका आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। पहले तो पूछा आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब पूछ लिया नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो पिछला अभी क्वेश्चन में मनी ऑर्डर था, जो मनी ऑर्डर है वो आपका नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं। तो आपसे पूछा है पोस्टल ऑर्डर, शेयर सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन से हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं है जिसको दे दिया उसके हो जाएंगे, ऐसा नहीं है उसमें। तो शेयर सर्टिफिकेट जो है ये भी नॉन नेगोशिएबल होता है, पोस्टल ऑर्डर जो है ये भी नॉन नेगोशिएबल होता है। अब दो हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी
जिसके नाम पे है उसी पे रहता है, वो भी क्या है, नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि वो नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मनी ऑर्डर्स भी आते हैं उसमें, पोस्टल ऑर्डर्स भी आते हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स भी आते हैं, एफडी डिपॉजिट रिसिप्ट भी आती है। अब एफडी का डिपॉजिट कराया, उसकी रिसिप्ट मिलती थी पहले, आजकल तो ऑनलाइन हो जाती है। अब वो रिसिप्ट मेरे पास है, एफडी मेरे नाम से कराई मेरे पास है, मैं वो रिसिप्ट किसी और को दे दूं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एफडी उसकी होगी, एफडी तो मेरे नाम पे ही रहेगी, रिसिप्ट जो मर्जी रखे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वो नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट भी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी, ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाजी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्वाजी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? क्वाजी का मतलब होता है एज इफ, एज इफ मतलब वैसा वैसा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा। ठीक है, पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा, ऐसा, तो क्वाजी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं हम इनको। तो इनमें से कौन से हैं? बिल ऑफ लेडन, रेलवे रिसिप्ट, वॉ फिंगर सर्टिफिकेट, ऑल द अबव। वॉ फिंगर सर्टिफिकेट का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब हम किसी को देते हैं डॉक्यूमेंट, तो वो जो भी गुड्स वगैरह, वॉ फिंगर वो होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है, कैरियर होता है बेसिकली गुड्स को, तो उसको हम कहते हैं। तो वो जो सर्टिफिकेट रहता है वो, तो इस सारे के सारे में से कौन सा जो है वो क्वाजी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? एक दो, अगर एक दो है तो फिर सारे ही होंगे, तो या तो कोई एक ठीक है या फिर सारे के सारे ठीक हैं। तो आपको समझना है, देखो, इज आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी और एंडोर्समेंट। अब क्वाजी क्यों बोल रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमने एक चीज की, वो क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। कैसे? डिलीवरी कर दो या किसी को एंडोर्स कर दो, उससे वो ट्रांसफर हो जाएगा। बट ट्रांसफरर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट कैन नॉट गिव द होल्डर अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ। जो गुड्स का टाइटल उसके पास है, जो टाइटल उसके पास है, उससे बेटर टाइटल वो उसको नहीं दे सकता जिसको उसने गुड्स ट्रांसफर करी। तो इस वजह से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नहीं आएगा, क्वाजी बोलते हैं, लाइक इसीलिए उसे बोलते हैं क्वाजी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये मेन चीज है कि जब वो ट्रांसफर देगा तो अपने से बेटर टाइटल उसको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल कंडीशन है ये, किसकी फंडामेंटल कंडीशन है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्वालिफाई करने की। जो टाइटल जो है, जो ट्रांसफर जो है, जब वो टाइटल देता है तो अपने से बेटर टाइटल जो है वो फर्दर जो है अगले बंदे को ट्रांसफर करता है। तो इसलिए ये भी जो है, ये सारे जो हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, लेकिन इनको क्वाजी एज इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे हैं पर पूरी तरह से नहीं है, सिर्फ इस सेंस में है कि हाँ, उनको भी आप बाय डिलीवरी या बाय एंडोर्समेंट किसी को भेज सकते हो, किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। अब आ जाए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118, until the contrary is proved, which of the following presumption shall be assumed in all negotiable instruments? कहता सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हैं जिनमें हम क्या प्रिजम्पशन पहले ही प्रीज्यूम्ड है कि अगर कुछ नहीं उसके बारे में बताया तो यही चीज सही है, ये मतलब है इसका। सेक्शन 118 118 में डिफाइंड है, तो रीड करेंगे पहले। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड, ड्रॉन और एक्सेप्टेड और एंडोर्स फॉर कंसिडरेशन। कि जो ही कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो जो है बनाया गया है, एंडोर्स किया गया है, तो उसको कंसिडरेशन, उसके लिए जो है कुछ ना कुछ जो है बदले में, अगर वो डॉक्यूमेंट बना है या एंडोर्स किया तो उसके बदले में कुछ ना कुछ उसको मिला, उसको कहते हैं कंसिडरेशन। एनीथिंग इन रिटर्न मिला होगा। द डेट विच अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो डेट लिखी हुई है, ऐसा माना जाता है कि उसी डेट को वो बना था। प्रिज्यूम टू बी द डेट ऑन विच इट वॉज मेड, अगर डेट के बारे में कुछ नहीं बताया। इट शैल बी प्रिज्यूम दैट होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है
उसी को होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा, मतलब ही हैज द राइट टू टेक द पेमेंट, ही इज द होल्डर एंड ओनर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, ऐसा माना जाएगा। तो इन तीनों में से कौन सी बात जो है वो सही है, ये आपको बताना है। सारी सही है या इनमें से कोई बात सही है, ये चीज देखनी है। तो आपको समझना है कि ये मेजर जो मेजर प्रजम्पशंस होती हैं वो ये तीनों की तीनों जो हैं वो मेजर प्रजम्पशंस हैं। अगर इनके बारे में कुछ नहीं बताया, इनको इनके कॉन्ट्ररी में कुछ नहीं बोला गया, प्रूव नहीं किया, क्या नहीं, ये प्रूव नहीं किया कि कंसिडरेशन नहीं मिली थी, तो माना जाएगा मिली थी। इसके अगेंस्ट प्रूव करना पड़ेगा, वरना माना जाएगा कि कंसिडरेशन मिली थी। जिस डेट पे ये डॉक्यूमेंट, जो डेट जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन्ड है, अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो यही माना जाएगा वो डॉक्यूमेंट उसी डेट को बना था। ठीक है, ये प्रिजम्पशन है। और सिमिलरली अगर जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वही होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मतलब उसको सारे राइट्स हैं, वही उसका टाइटल होल्डर है, और सब जो भी पेमेंट उसने लेनी है वो उसी को मिलेगी, उस बंदे को जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ऑल द अबव आर द प्रिजम्पशंस, इनके अगेंस्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूव अगेंस्ट दीज, अदरवाइज यही माना जाएगा। ठीक है, तो यही प्रिज्यूम किया जाएगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 can be classified as bearer instrument, order instrument, demand instrument। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आपका एक्ट के अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे क्लासिफाई करोगे कि वो बेयरर डॉक्यूमेंट है, ऑर्डर डॉक्यूमेंट है, डिमांड डॉक्यूमेंट है, या तीनों में से तीनों के तीनों ही इसके अंदर जो है आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, बताओ जरा, ऑर्डर है, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है ये आपको बताना है। ये कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो हमें ये समझना है। बियरर इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या है, इसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डाल सकते हैं, ये पूछ रहे हैं ना। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, इसको डाल सकते हैं क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, ये आपसे पूछा हुआ है। और ये जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसपे ऑन डिमांड, ऑन ऑर्डर टू पे, ऑन डिमांड टू पे, जो जब मुझे चाहिए तब आप पैसे दे देना, या जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पैसे दे देना, या बंदे ने ऑर्डर कर दिया कि जी आप उसको पेमेंट कर दो। तो ये तीनों ही तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर क्लासिफाई किए जा सकते हैं? मतलब इन तीनों में से तीनों किए जा सकते हैं या तीनों में से कोई एक किया जा सकता है? तो आपका आंसर है तीनों के तीनों जो है वो क्या है, बियरर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ऑल कैन बी क्लासिफाइड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये तीनों के तीनों नेगोशिएबल हैं। चाहे आप बोल दो, कंडीशन ये हो कि भाई जिसके पास हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा उसको पेमेंट कर देना, आप बियरर इंस्ट्रूमेंट बन गया वो, है ना। फिर जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। फिर डिमांड इंस्ट्रूमेंट में हो जाता है कि जब जरूरत होगी, जब डिमांड करेंगे उस डेट को आप पेमेंट कर देना, जब टाइम पे आप पेमेंट कर देना। तो वो इस तरह का भी है इंस्ट्रूमेंट जो है, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ कि मैंने बोल दिया आई ऑर्डर्ड कि आप जो पेमेंट है वो सी को दे देना, डी को दे देना, तो वैसा डॉक्यूमेंट भी जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि नेगोशिएबल एक्ट 8081 के अंदर कैन इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हाँ जी कर सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट शुड प्रोसेस, एन इंस्ट्रूमेंट शुड पोजेस which of the following characteristics in order to be treated as a negotiable instrument। एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसे माना जाए, उसके लिए इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो होनी चाहिए? एक, दो, अच्छा ऑल का तो ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव। या तो कोई एक ठीक है या तीनों की तीनों ही ठीक नहीं है। इट मे बी ओरल और रिटन,
जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, पहली कंडीशन। फिर कहता है कंडीशनल प्रॉमिस और एन ऑर्डर हो, कि किसी कंडीशन पे ही पेमेंट मिलेगी ऐसा, या किसी पर्टिकुलर जो कंडीशनल प्रॉमिस हो चाहे कंडीशनल ऑर्डर हो, कंडीशनल होना चाहिए। तीसरा फ्रीली ट्रांसफरेबल, इजीली ट्रांसफर कर सकते हो हम एक से दूसरे बंदे को, दूसरे से तीसरे बंदे को। इन तीनों में से कौन सा ऐसी चीज है कौन सी ऐसी है जो सही है रिगार्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा सही है? तो आपको समझना है, देखो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर आप किसी चीज को डालना चाहते हैं, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओरल कॉन्ट्रैक्ट की कोई यहां पे इंपॉर्टेंस नहीं है। वो अगर ओरल है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज, तो ये तो गलत हो गया। कंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कंडीशन लगा दी तो पेमेंट डाउटफुल हो जाती है। तो अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, कंडीशनल नहीं। फ्रीली ट्रांसफरेबल, यस, ये होना चाहिए, तभी तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, तभी तो जिसके पास इंस्ट्रूमेंट उसको पेमेंट चली जाएगी, उसको पेमेंट मिल जाएगी, अदरवाइज तो फिर डाउटफुल रहेगा। तो ये सी, कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो फ्रीली ट्रांसफर, इस क्वेश्चन के हिसाब से फ्रीली ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा, इन दोनों का सही क्या होगा? इट शुड बी, इट मस्ट बी इन राइटिंग, एंड इट विल बी अ अनकंडीशनल ऑर्डर और अ प्रॉमिस। तो ये आपको ध्यान रखना, इट मस्ट बी इन राइटिंग, अ प्रॉमिस टू पे मनी इन अ नोट और इन अ ऑर्डर टू पे अ बिल और अ चेक मस्ट बी अनकंडीशनल। पेमेंट जैसे भी हो उसके आगे अनकंडीशनल पेमेंट होनी चाहिए, कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए। कंडीशन लगा दी तो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल नहीं रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है अपना आंसर देना था, और आंसर आपका हो गया सी। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्रॉमिसरी नोट एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और सबसे बड़े और मेजर और वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, इसके चेक भी होते हैं लेकिन ये बहुत यूज होते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बीच में कहता है फर्क क्या होता है। पहले कहता है देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज, नेमली द ड्रॉयर, द ड्रॉई, द पे, while promissory note में there is an unconditional promise to pay। ठीक है, यहां पे 3 पार्टीज हैं, यहां कहता क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है। फिर यहां पे आ जाए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ड्रॉई बिफोर इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, while promissory note डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। ये 2 पॉइंट्स हो गए। ऐसे ही तीसरा पॉइंट भी है, तो तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं अब। इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज देयर इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, व्हाइल इन अ प्रॉमिसरी नोट देयर इज एन कंडीशनल ऑर्डर टू, कंडीशनल प्रॉमिस टू पे। ठीक है, ये तीनों है। तीनों में से मैं एक जो डिफरेंस थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, पहले बताओ इनके अकॉर्डिंगली क्या आंसर होना चाहिए। यहां पे देखो, यहां पे ये नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर हो गया। यहां पे क्या होगा? इसमें 2 पार्टीज होती। ठीक है, ड्रॉयर और ड्रॉई जो है 2 पार्टीज होंगी। तो अब बताओ इसके अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा जो पॉइंट है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट को सही से डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, ठीक है, और चलो ऐसे भी रख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही कर लेते हैं, चलो जैसे टाइप है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाइल इन अ प्रॉमिसरी नोट देयर इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। तो इन तीनों में से कौन सा पॉइंट जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट को डिस्टिंग्विश करते हैं, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन में ए पॉइंट हो गया 3 पार्टीज है और प्रॉमिस टू पे इज
देयर आर थ्री पार्टीज, ड्रॉयर एंड ड्रॉई एंड पेई। प्रॉमिसरी नोट हैज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। दूसरे में कहता है एक्सेप्टेंस, द बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अ ड्रॉई बिफोर इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट व्हाइल प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इज बिल ऑफ एक्सचेंज देयर इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, ये तो ठीक है। व्हाइल अ प्रॉमिस नोट देयर इज एन कंडीशनल। देखो अभी हमने किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंडीशनल ऑर्डर तो होता ही नहीं है, बेसिक किया हमने। अगर कंडीशन लग गई तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, और हमें ये तो पता है प्रॉमिसरी नोट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये थर्ड पॉइंट तो गलत ही हो गया। अब आपको इन दोनों में से चूज करना है, या तो दोनों हो सकते हैं और भी पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, या फिर क्या हो सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो देयर आर थ्री पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, नेमली ये हो गया। और ये दूसरा पॉइंट भी ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होती है, ये पॉइंट ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट गलत नहीं है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एन एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉई, ठीक है जी। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, बी साइन करता है, वापिस ए के पास भेज देता है। तो इसमें पहली बात तो ठीक है। प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, जिसने पेमेंट करनी है वही उसको बनाता है। जब वो खुद ही बना रहा है तो ऑब्वियसली उसमें उसकी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, बना ही खुद रहा है। इसमें तो बना ए रहा है, बी ने पेमेंट करनी है, बी साइन कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट को। हाँ, अगर पार्टीज की बात करें तो इसमें मेनली टू ही पार्टीज होती है, ये कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों ही पॉइंट्स राइट हैं, ए एंड बी बोथ पॉइंट्स जो हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट को आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं और उसमें जो है प्रॉमिस टू पे होती है, और वो अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होती है। तो दोनों आपके डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रूल्स रिगार्डिंग अकोमोडेशन बिल। अब अकोमोडेशन बिल बनाया, दो बंदे आपस में जो है एग्रीमेंट कर लेते हैं एक तरीके से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ए बी के ऊपर बिल बना देता है, और वो बिल जो है अकोमोडेशन बिल होता है, उसमें से जो पैसे जनरेट होते हैं वो दोनों आपस में यूज कर लेते हैं, ऐसा करके एक अकोमोडेशन बिल होता है। अब अकोमोडेशन बिल के रिगार्डिंग कौन से रूल जो है वो सही है। एंड अकोमोडेशन बिल मे बी नेगोशिएटेड आफ्टर मेच्योरिटी एंड द होल्डर ऑफ सच बिल कैन रिकवर देयर ऑन प्रोवाइडेड ही टेक्स इट इन गुड फेथ और फॉर द वैल्यू। अब क्या है, अकोमोडेशन बिल जो है उसको मेच्योरिटी के बाद उसको मेच्योरिटी के बाद क्या कर सकते हैं, उसको नेगोशिएट मतलब आगे फर्दर दे सकते हैं। और पर कंडीशन क्या है कि जो होल्डर है उसने उसे गुड फेथ में लिया हो या प्रॉपर वैल्यू देके उसको एक्वायर किया हो। दूसरा, ड्रॉयर इज नॉट डिस्चार्ज ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ अकोमोडेशन बिल टू द एक्सेप्टर। ड्रॉयर जो है उसको जो है फ्री नहीं कर देते हैं अगर वो बिल नहीं देगा, तो अकोमोडेशन बिल जो है वो नहीं देगा एक्सेप्टर को, तो लेके नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं करेगा, तो उसको डिस्चार्ज नहीं कर देते हैं, उसका जो रोल है वो खत्म नहीं हो जाता है, ये बोला है। तो दोनों ठीक हैं या दोनों में से एक ठीक है, दोनों में से कोई एक ठीक है या दोनों के दोनों ही गलत हैं, ये आपको बताना है। इट इज रिगार्डिंग अकोमोडेशन बिल। तो आपने याद रखना है ये दोनों पॉइंट्स ही ठीक हैं। एक पॉइंट आपका सेक्शन 59 में डिफाइंड है, ये जो है आपका सेक्शन 59 में दोनों जो है वो पॉइंट्स डिफाइंड हैं रिगार्डिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स अकोमोडेशन बिल्स। अब पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो हमने पढ़ ही लिया है, बिल में बी नेगोशिएटेड आफ्टर मैच्योरिटी एंड सच बिल कैन रिकवर प्रोवाइडेड दैट इट इज टेकन इन गुड फेथ और फॉर वैल्यू। ड्रॉयर इज नॉट डिस्चार्ज, ये दोनों के दोनों जो है राइट हैं, और ये दोनों सेक्शन 59 में डिफाइंड है आपके अकोमोडेशन बिल के रिगार्डिंग, ये दोनों ही पॉइंट्स, ठीक है जी। तो दोनों ही रूल्स हैं रिगार्डिंग द accommodation bills. अब when the name of a drawer or a payee or a both are fictitious, the bill is called a fictitious bill. ठीक है, the word fictitious means, fictitious का मतलब
जैसे फिक्टिशियस एसेट होता है मतलब एसेट के सारे फीचर्स नहीं है, कुछ एसेट फीचर जैसे हैं, कुछ एसेट जो है वो कुछ फीचर जो है उसके एसेट जैसे नहीं है, तो उसको इसलिए फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन है, प्रिटेंडेड पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, या ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन में। फिक्टिशियस वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, फिक्टिशियस का क्या मतलब है, नॉन एग्जिस्टिंग कि जो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग मतलब किसी पर्सन को हमने के नाम पे प्रिटेंड करवा दिया। फिर आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको भी हमारा लॉ जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन मानता है, उसकी तरह ट्रीट करता है, किसी भी कंपनी को, बैंक को, गवर्नमेंट को, दे ऑल आर आर्टिफिशियल पर्संस, ए एंड बी बोथ। तो फिक्टिशियस बिल सेक्शन 42 में डिफाइंड है, और व्हेन द नेम ऑफ द ड्रॉयर और अ पेई और बोथ आर फिक्टिशियस द बिल इज कॉल्ड फिक्टिशियस बिल, उसको फिक्टिशियस बोल देंगे। एक का हो ड्रॉयर का फेक बिल, फेक हो, या किसी ड्रॉई का हो, पेई का हो, किसी का भी, व्हेन द नेम ऑफ द ड्रॉयर और पेई और बोथ दोनों का ही क्या है, फिक्टिशियस जो है नेम है उनका, तो फिर उसको फिक्टिशियस बिल बोल देंगे। अब फिक्टिशियस का मतलब क्या है, वो नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन है या कोई प्रिटेंड कर रहा है किसी के बदले, ठीक है, द अ पर्सन अदर देन द एक्चुअल पर्सन इंटेंडेड बाय द पार्टीज, ठीक है। जब भी बिल या तो किसी नॉन एग्जिस्टिंग बंदे के नाम पे चल रहा है या किसी ऐसे बंदे के नाम पे है जो एक्चुअल में थर्ड पार्टी है, जिनसे डील कर रहे हैं वो नहीं है, जिनसे ये बंदे जो पार्टीज हैं डील कर रही हैं आपस में, जो समझ रही हैं वो बंदा ना होकर कोई और बंदा है, तो प्रिटेंडेंट पर्सन भी हो सकता है और नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर जो है ए एंड बी बोथ है। नेक्स्ट, सेक्शन 10 provides that in order to constitute and a payment of negotiable instrument as a payment in due course, the following conditions must be fulfilled। अगर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अगर हम बोले पेमेंट हमने कर दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हमने पेमेंट जी कर दी है ना, तो उसके रिगार्डिंग भी उसको कहते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो कहते हैं इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल होएगी तब हम मानेंगे कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, 3 मंथ्स का बिल है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर टेन्योर के बाद पेमेंट हो जाएगी तो मानेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा, इट मस्ट बी इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, पेमेंट जो है गुड फेथ में होनी चाहिए और उसमें कोई भी ढील, नेग्लिजेंस की गुंजाइश नहीं है। तीसरा, पेमेंट मस्ट बी मेड टू अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसी को पेमेंट करी है। ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे के सारे ऑल द अबव है आंसर, या इनमें से कोई एक ठीक है बाकी नहीं है। देखो ये तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 3 महीने का इंस्ट्रूमेंट था, 3 महीने बाद पेमेंट नहीं करी तो फिर पेमेंट जो है टेन्योर को मैच ही नहीं, टेन्योर के बाद आपने नहीं करी तो फिर थोड़ी ना पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी। तो ये बात तो ठीक है, ट्रू है या सही है। पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ, ऑब्वियसली पेमेंट गुड फेथ में होनी चाहिए, कोई इंटेंशन जो है फ्रॉड की नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, तो ये भी पॉइंट ठीक है। और 2 ठीक है तो तीसरा वैसे ठीक हो गया। ऑब्वियसली जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा पेमेंट उसी को करेंगे, तभी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। किसी और को कर दोगे तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानी जाएगी। जो इंस्ट्रूमेंट आपको देगा, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, आप पेमेंट उसी को करेंगे। तो अगर डिस्प्यूट हो जाएगा, आपने पेमेंट किसी और को कर दी और इंस्ट्रूमेंट आपने नहीं लिया उससे, तो डिस्प्यूट हो जाएगा, तो आपका नहीं माना जाएगा आपने पेमेंट दी, पेमेंट थर्ड बंदे को दे दी। राम के पास इंस्ट्रूमेंट था, पेमेंट आपने किसी और को ही कर दी, चाहे उसके कहने पे करी, जैसे मर्जी, कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो नहीं माना जाएगा। जो आपको इंस्ट्रूमेंट देगा आप उसको पेमेंट दोगे, इंस्ट्रूमेंट आपके पास आ जाएगा तो आपकी अब लाइबिलिटी टू पे खत्म हो गई। ठीक है, तो प्रोसेस ये कहता है पेमेंट, इंस्ट्रूमेंट लो, पेमेंट दो। अब वो इंस्ट्रूमेंट कोई भी दे आपको, ठीक है, तो फिर माना जाएगा कि वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है।
तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करने थे हमने। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।